Hello everyone, this is CA Shrejal and I welcome you all to my channel The Commerce Bench। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पर आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 के क्लास 11th अकाउंटेंसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हम लोग आज अपनी डेफिनेशंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा रिकैप पुराने वाले क्लास का ले लेते हैं। हमने कल पढ़ा था असेट एंड लायबिलिटीज क्या होते हैं, उसी का रिकैप लेते हैं आज। असेट बेसिकली प्रॉपर्टी होती है एंटरप्राइज की, जिससे उसे कुछ बेनिफिट प्राप्त हो सके, तो हम उसे असेट बोलेंगे। इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़े थे, क्या क्या। सबसे पहली बात, इट शुड बी ओन्ड एंड नॉट रेंटेड, कंपनी का ओनरशिप होना चाहिए उसके ऊपर। दूसरी बात, टैंजिबल इंटैंजिबल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। थर्ड, कि कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर प्रोवाइड कर रहा हो। एंड फोर्थ, कि वो मेजरेबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ असेट की बात करें, दो मेजर टाइप के असेट पढ़े थे, नॉन करेंट असेट एंड करेंट असेट। नॉन करेंट असेट क्या होता था, जहां पर मैंने मेरी लैंड हो गए, मेरा बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब चीजें जो है ये मैंने किस लिए खरीदी हैं। ये मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से या तो खरीदी है, या इसलिए खरीदी कि ये मुझे मेरे बिजनेस में मदद करेंगी, है ना, मुझे पैसा कमाने में हेल्प करेंगी। तो मैंने इन्हें इसलिए नहीं रखा कि मैंने रीसेल कर सकूं। लैंड खरीदा है तो रीसेल नहीं करने के लिए खरीदा, उस पे मैं अपना पूरा काम सेटअप कर सकूं, इसलिए खरीदा है। फर्नीचर खरीदा है तो इसलिए कि सब आराम से बैठ के काम कर सके। मशीन खरीदी है तो उस पे काम हो सके, मैं कपड़े बना सकूं, है ना। अगर मेरा बुटीक का बिजनेस का एग्जांपल चल रहा था ना अभी तक, तो फिर उसमें सुइंग मशीन भी इसलिए है कि मैं कपड़े बनाकर बेच सकूं। सुइंग मशीन को नहीं बेचना चाहती मैं उससे कपड़े बनाकर बेचना चाहती हूँ। डिफरेंस समझ रहे हो? सुइंग मशीन मेरा नॉन करंट एसेट हो गई, एंड जो कपड़ा बनाकर बेच रही हूँ ना, वो करंट एसेट हुआ। क्लियर? फिर जो नॉन करंट एसेट होते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, यानी कि 1 साल से ज्यादा चलने की हमेशा उनकी उम्मीद होती है। मैंने जो भी एग्जांपल्स आपको दिए, मन में सोच के देख लो, ये सब 1 साल से ऊपर चलेंगे आपके, है ना। सुइंग मशीन वगैरह इन सब का 4-5 साल की तो लाइफ कम से कम होगी। करंट एसेट की बात करते हैं अब, जस्ट उसका उल्टा। दीज आर हेल्ड फॉर रीसेल, एंड मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी इन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज इसमें याद रखना। हेल्ड फॉर रीसेल एंड कन्वर्जन इनटू कैश, मैं चाहूंगी जल्दी से जल्दी हो जाए। एक बार जरा एग्जांपल देखना इसका। स्टॉक, स्टॉक मतलब कि जो शर्ट्स, जो जीन्स, जो टॉप, जो कुर्ती मैंने बनाकर सब कुछ रखी हुई है, बनाकर वो कंप्लीट हो चुकी है, बस बिकनी बाकी है। तो वो स्टॉक जो है ना, मैं बेचना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी, उन्हें कैश में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो वो मेरा करंट असेट हो गया। डेटर जो मेरे से उधार पे सामान लेके गए हैं, वो मुझे पैसे वापस करेंगे, यानी कि मेरे को बेनिफिट देंगे ना फ्यूचर में, तो वो भी करंट असेट हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंस आर ऑलरेडी इन कैश, तो उसे कन्वर्ट करने की तो बात ही नहीं है, वो मेरा करंट एसेट ऑलरेडी है। तो करंट का मतलब सीधा सीधा समझ लो अभी। नॉन करंट मतलब अभी नहीं, थोड़ा देर में वो जाकर देर तक भी वो मुझे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, बट करंट एसेट का बेनिफिट मुझे इसी शॉर्ट पीरियड में मिलकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट पीरियड की बात मैं कर रही हूँ, मैंने क्या बोला, शॉर्ट पीरियड का मतलब 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट डेट की बात मैंने कल अच्छे से समझाई थी, लायबिलिटी के केस में मैंने एग्जांपल दे देकर ये बात समझाई थी, बैलेंस शीट डेट क्या होती है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है। वहां पर जाकर आप देख लो, अभी डिटेल में नहीं दे पाऊंगी, ठीक है, वरना रिविजन ही बहुत लंबा हो जाएगा। इतना समझ लो बस कि मैं उसे विद इन 1 ईयर फ्रॉम बैलेंस शीट डेट अगर कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो वो मेरा करंट एसेट है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, जो शर्ट मैंने बनाकर रखी हुई है सेल करने के लिए, एंड मेरी बैलेंस शीट डेट है मान लो 31 मार्च 2025, तो ये डेट से 1 साल यानी 31 मार्च 2026 से पहले पहले अगर मैं उसे बेच सकती हूँ, जो कि माना जाता है कि स्टॉक बिक ही जाएगा, तो उसे हम करंट एसेट मानते हैं। ठीक, चलो अब हम लोग यहाँ पर दोबारा से आते हैं नॉन करंट एसेट के बाइफरकेशन में, विच इज फिक्स्ड एसेट, एंड बाकी दूसरे अदर एसेट है, उन पे ध्यान देने की अभी जरूरत नहीं है। फिक्स्ड एसेट की बात समझो, ये हमने रीसेल के लिए नहीं लिए हुए हैं, एंड हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। दो टाइप के हैं, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल। टैंजिबल मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, कुछ कैन बी सीन एंड टच। इसके एग्जांपल्स भी मैं दे ही चुकी हूँ, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, या फिर आपका कोई कंप्यूटर हो गया, या फिर और आपका एसी हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है, जो आपके ऑफिस में लगा है। चलो, इनटैंजिबल एसेट की बात करें तो इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड। और इसका एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, कॉपीराइट, पेटेंट, इन सब का मतलब भी बताया था मैंने आपको, है ना। ट्रेडमार्क हो गया आपका, और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये सारी चीजें इंटैंजिबल एसेट में आती है, बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट बचा था हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो मैं आज आपसे डिस्कस कर लूंगी। चलो, लाइबिलिटीज पर आ जाते हैं।
ये वो अमाउंट है जो बिजनेस को कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। इट इज पेबल बाय द बिजनेस। ये बोझ है, एक बर्डन है बिजनेस के ऊपर। दो टाइप का हो सकता है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल हो सकता है। अच्छा भाई, इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या है? कैपिटल दे रखा होता है ओनर ने बिजनेस को, है ना? और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं अकाउंटिंग की नजर में। और इसीलिए जो पैसा ओनर ने दिया है, जो पैसा ओनर ने दिया है किसको? बिजनेस को, वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी, यानी कि बोझ हो जाता है वो। समझ आई बात? ठीक है। ये बहुत आता है एग्जाम में कि भाई इंटरनल लायबिलिटी का आप एग्जांपल दो तो कैपिटल होता है उसका एग्जांपल। एक्सटर्नल लायबिलिटी की बात करो तो दिस इज टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स, यानी कि अगर मुझे किसी आउटसाइडर को बिजनेस को पे करना है तो फिर वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। जैसे बैंक से कुछ लोन उठाया हुआ है तो उनको पे करना है, या फिर क्रेडिटर्स से उधार पर सामान लिया हुआ है उनको पेमेंट करना है, ये सब हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी हुई। मालिक को छोड़ के किसी भी इंसान के प्रति अगर कोई लायबिलिटी है तो वो एक्सटर्नल ही होगी। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज में देखा था नॉन करेंट एंड करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट का मतलब आप फिर से वही समझ सकते हो। आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ बैलेंस शीट डेट अगर मुझे कोई लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है तो मैं उसे नॉन करेंट मानूंगी। एंड अगर विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट पे करना है तो मैं उसे करेंट लाइबिलिटी मानूंगी। इसकी डिटेल में अभी नहीं घुस सकती मैं, ठीक है? वहां पर जाकर आप पिछले वाले लेक्चर में देख सकते हो डिटेल में। अब आ जाते हैं हम लोग अपने आज के मुद्दे पे। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं गुड्स से। गुड्स हमारी पहली डेफिनेशन है। इसका मतलब सिंपली आप समझ सकते हो, ये वो चीज है जिसमें मैं मेनली डील करती हूँ। जैसे कि मेरा बुटीक का बिजनेस का एग्जांपल था, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ मेनली? मैं कपड़े बनाकर सेल करती हूँ, तो ये जो कपड़े हुए ये मेरे गुड्स हो गए। ठीक है। अगर किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तो जो सोफा है, सोफा सेट बनाया या फिर चेयर बनाया, टेबल बनाया या फिर कुछ भी बेड्स वगैरह बनाए, वो मेरे गुड्स हो गए। या फिर आप ले सकते हो कोई, अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है तो जो टीवी, फ्रिज, ये सारी चीजें रखी होंगी वो उनका गुड्स है। समझ में आई बात? द आइटम इन विच दे आर डीलिंग बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ो, आइटम्स दैट हैव बीन परचेज्ड फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चरिंग। अब क्या है ना, यहाँ पर एक बात समझो, जो चीज मैं फाइनली सेल कर रही हूँ वो तो मेरा गुड्स है ही है। यानी कि अगर एक फुल्ली फिनिश्ड ड्रेस है, मैंने पूरी ड्रेस बनाकर कंप्लीट करके सब कुछ हैंगर पे टांग दी है, जो आएगा उसे लेकर जा सकता है देख के। ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं जो फैब्रिक खरीद कर लाई थी ना सप्लायर के यहाँ से कि हाँ इससे ड्रेस बनाऊंगी, वो भी मेरे लिए गुड्स ही होगा। वो रॉ मटेरियल जो होगा ना वो भी मेरे लिए गुड्स ही कहलाएगा। वैसे ही जो मैंने आपको फर्नीचर वाला एग्जांपल दिया, तो ये बेड, सोफा सेट, ये सब जो कंप्लीट आइटम बन चुका है वो तो गुड्स है ही है। मगर जो वुड में लेकर आई ना वो भी मेरे लिए गुड्स ही होगा। बस जो ये मेरे पास जो रॉ पड़ा होगा सामान, यानी कि जो मेरा फैब्रिक पड़ा है या जो वुड पड़ी है उसको मैं रॉ मटेरियल बोलूंगी। बट जो फिनिश हो चुका होगा कंप्लीट उसको फिनिश गुड्स बोल दूंगी। मगर है गुड्स वो दोनों ही गुड्स है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक स्टेट हो सकता है कि मैंने शर्ट जो है वो सिल तो ली है पूरी, अभी इसमें बटन्स नहीं लगाए हुए हैं, या फिर अभी उसकी फाइनल जो एक स्टिचिंग होती है, जो फुल फिनिशिंग होती है वो वाला नहीं करा हुआ है, मतलब वो अभी सेमी फिनिश स्टेट में है अपने, तो भी वो गुड्स ही कहलाएगा। राइट? चाहे वो अभी शुरू भी नहीं हुआ, चाहे बीच के स्टेट में है, चाहे फुल्ली खत्म हो चुका है, तो तीनों ही स्टेट में वो मेरे गुड्स ही कहलाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि बुटीक के बिजनेस के लिए ये तीनों चीजें ही गुड्स हैं। समझ आई होगी बात? अच्छा, अब स्टॉक की बात करते हैं यहाँ पे। स्टॉक क्या होता है भाई? अनसोल्ड गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं। किसी भी पर्टिकुलर डेट पर जितने भी गुड्स अनसोल्ड पड़े हुए हैं उन्हें मैं स्टॉक बोलूंगी कि इतना सामान मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है ना? अभी मान लो मैंने कितने, अभी मान लो इसके भी एक्चुअली तीन स्टेजेस होता है। देखो, फिनिश्ड, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो जो बीच वाला स्टेट मैंने बताया था, एंड रॉ मटेरियल मतलब अभी स्टार्ट भी नहीं किया उस पे काम। तो तीनों का ही स्टॉक हो सकता है ना यार। अब सोचो कि मैंने अगर फर्नीचर का बिजनेस है तो मैंने 100 केजीज लकड़ी खरीद रखी है, तो अब उसमें से मैंने मान लो 50 केजी यूटिलाइज कर लिया और उससे मैंने कुछ कुछ एक चेयर, दो चेयर बना दी। तो अब जो रॉ मटेरियल बाकी का 50 केजी का बचा हुआ है वो, उससे मैं स्टॉक ही बोलूंगी। रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया वो मेरे। ठीक है। वैसे ही मैं जो फैब्रिक खरीद के लाई, मान लो मैं कुछ 1000 मीटर का फैब्रिक खरीद के लाई हूँ एंड मैंने उसमें से कुछ 100 मीटर्स यूज कर लिया, तो बाकी का जो 900 मीटर है वो रॉ फैब्रिक पड़ा हुआ है, वो अभी स्टिचिंग के लिए बाकी है। स्टिल आई एम गोइंग टू कॉल इट माई स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक। अच्छा, अभी मान लो
कि जो 100 मीटर्स का जो मैंने कपड़ा यूज़ किया है, उससे मैंने कुछ-कुछ एक रिबन सिल दिया है या फिर कुछ भी ऐसा थोड़ा-बहुत सिला है, बट वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट स्टेट में नहीं है। या फिर यही मान लो कि शर्ट तो बना दी, बटन्स लगने बाकी हैं उसमें, तब भी वो जो अनबटन्ड शर्ट पड़ी हुई है ना, तो वो भी मेरे लिए एक स्टॉक ही कहलाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक होगा वो मेरे लिए, ठीक है? फिर फाइनली बात करो अगर फिनिश गुड्स की, भाई कंप्लीट करके मैंने 4-5 ड्रेसेस बना के 10 शर्ट्स बनाकर रखी हुई हैं, बट अभी वो सेल नहीं हुई हैं। एक पर्टिकुलर डेट पर मैं ये सारी चीजें देख रही हूँ, वो कोई भी डेट हो सकती है। तो भी मैंने देखा तो वो सेल नहीं हुआ है ना, वो मेरे गोडाउन में पड़े, तो उनको मैं फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक बोलूंगी। गुड्स कंप्लीटेड बट नॉट सोल्ड, जैसे कि मेरी ड्रेस फिनिश होके पड़ी है बट अभी वो सेल नहीं हुई है, तो फिर मैं उसे फिनिश गुड्स का स्टॉक बोल सकती हूँ। मेरा इन्वेंट्री भी बोल सकती हूँ उसको, स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही बात है, ध्यान रख। तो ध्यान से पढ़ लो, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड। अनयूज्ड किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है? रॉ मटेरियल के लिए, कि अभी यूज नहीं किया, रॉ फॉर्म में पड़ा है। अनसोल्ड मतलब पूरा हो चुका है, बस सेल नहीं हुआ है। समझ आई बात? अच्छा। हाय हाय एवरीवन। सो एक्चुअली जब मैं ये ट्रेडिंग कंसर्न एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाला ये पोर्शन आपको एक्सप्लेन कर रही थी, तो कुछ वॉइस इशू हो गया था, इसीलिए मैं ऐसे चेंज्ड अवतार में आ गई हूँ। तो मैं ये आपको अब एक्सप्लेन कर देती हूँ, छोटी सी बात है बट मैंने सोचा व्हाई लीव इट। तो लेट्स डिस्कस दिस। क्या होता है, मैंने आपको फिनिश गुड्स के बारे में बताया कि जो भी गुड्स कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी सेल नहीं हुआ, मेरा गोडाउन में पड़ा हुआ है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो उसी को हम इन्वेंट्री या फिर स्टॉक बोलते हैं। अब फिनिश्ड अगर गुड्स की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं। या तो मेरा एक ट्रेडिंग कंसर्न हो सकता है या फिर मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकता है। एग्जांपल्स लेके समझ लेते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न का एग्जांपल बेस्ट आप ले सकते हो स्टेशनरी वाले भैया जो आपके घर के पास बैठते हैं। भाई स्टेशनरी की उनकी एक शॉप है, लेकिन क्या आपको लगता है वो खुद बैठ के वो नोटबुक्स, वो पेन्स, वो सब कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं? नहीं। कोई कॉस्मेटिक की शॉप है, तो क्या वो खुद बैठ के वो सारे कॉस्मेटिक्स बनाते हैं? नहीं। वो कहीं से परचेज करते हैं, देन आपको आगे सेल कर देते हैं। वो उसमें कुछ प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। तो वो होते हैं ट्रेडिंग कंसर्न्स। देयर वर्क इज जस्ट टू ट्रेड द गुड्स, राइट? तो उनके केस में मैं क्या बोलूंगी, फिनिश गुड्स क्या है? जो गुड्स उन्होंने परचेज कर रखे थे बट दे आर नाउ लाइंग अनसोल्ड। एज ऑफ नाउ वो अनसोल्ड पड़े हुए हैं, ठीक है? उन्होंने खरीदे हुए थे सप्लायर से, बट अभी दे आर लाइंग अनसोल्ड। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करो तो हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे मेरा बुटीक का बिजनेस, या फिर आपका कहीं बेकरी का आसपास का बिजनेस होगा, या कोई रेस्टोरेंट का, कैफे का, कुछ भी ऐसा बिजनेस है, तो उनका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहलाएगा, बिकॉज दे आर डूइंग द वर्क देमसेल्फ, दे आर प्रोसेसिंग द गुड्स देमसेल्फ। वो कुछ बना रहा है खुद से, तो उनके केस में क्या बोला जाएगा कि प्रोसेस्ड गुड्स जो है दे आर लाइंग अनसोल्ड। बस इतनी सी बात थी, और कुछ नहीं था। अब आगे आप वीडियो अपना कंटिन्यू कर सकते हो। अब भाई आ जाते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट चीज पर, एक्सपेंडिचर इम्पोर्टेंट है। इसके दो पार्ट्स हैं जो ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कई बार पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। एक्सपेंडिचर का सीधा सा अर्थ खर्चा समझ सकते हो, खर्चा करना, ठीक है? अच्छा, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटी। अब देखो कभी कभी क्या हो सकता है कि मैंने पैसा स्पेंड ही कर दिया, मतलब कि मैं अगर फैब्रिक खरीदने गई सप्लायर साहब से और उनको मैं पैसे देकर भी आ गई, तो आई हैव स्पेंड सम मनी, तो खर्चा हो गया मेरा। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है, मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, मैंने कहा मैं आपको 1 महीने बाद पैसे लौटा दूंगी, अभी उधार पर मेरे को ये कपड़ा आप दे दो, फैब्रिक दे दो, तो उन्होंने दे दिया। अब आई हैव इनकर्ड अ लायबिलिटी नाउ, लेकिन भाई खर्चा तो मेरा अभी भी हो ही चुका है ना। एक अभी नहीं होगा, 1 महीने बाद होगा, बट आई हैव ऑलरेडी इनकर्ड दैट खर्चा। वो मेरे कंधों पे बोझ आ चुका है, आई हैव इनकर्ड दैट लायबिलिटी। ठीक है, तो या तो मैंने कुछ पैसा स्पेंड ही करके आ गई मैं अभी, या फिर मैंने एटलीस्ट कोई लायबिलिटी तो उठा ही ली अपने कंधों पे। किस लिए? ये देख लो। या तो मैं कोई असेट खरीद के लेके आई, सुई मशीन खरीद के लेके आई मान लो, या फिर गुड्स खरीद के लेके आई, या सर्विसेज मैंने ले ली है कुछ। किस लिए? मेरा अल्टीमेट एम क्या है? टू अर्न रेवेन्यू। मैं कुछ रेवेन्यू अर्न करना चाहती हूँ, उसी के लिए मैंने असेट खरीदा है। वही जो मैंने लैपटॉप खरीदा है अपने काम के लिए, वो किस लिए है? क्योंकि मेरे ऑर्डर्स ऑनलाइन भी आते हैं, तो मैंने लैपटॉप खरीदा, मुझे वो सारी चीजें मैनेज करने के लिए लैपटॉप चाहिए था, तो मैंने असेट खरीदा। आई मस्ट हैव स्पेंड सम मनी और बॉट इट ऑन अ क्रेडिट में भी। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकती है? या फिर मैंने सुई मशीन में जब लेकर आई, तो वो भी मैंने किस लिए खरीदी है? ताकि मैं रेवेन्यू अर्न कर सकूं, कपड़े बनाकर बेच सकूं।
असेट का एग्जांपल समझ आया। गुड्स, गुड्स में क्या चीजें आ गई, यही सब मेरा जो मैं थ्रेड यूज करती हूँ स्टिचिंग में, या फिर मैं छोटे छोटे मोती, मिरर्स, या जो भी चीजें कपड़े को सजाने के लिए यूज करती हूँ, वो सब मेरा गुड्स हो गया, या फिर फैब्रिक ही मेरा गुड्स हो गया। तो ये चीजें मैंने खरीदी किस लिए? अगेन टू अर्न रेवेन्यू, बनाकर सेल कर सकूं। कोई सर्विसेज ली मैंने किसी से, मतलब कुछ काम ऐसा था मान लो मेरी बुटीक में जो नहीं होता था, बट आई नीड दैट फॉर कंप्लीटिंग माई क्लॉथ, पूरी फुल ड्रेस बनाने के लिए मुझे वो सर्विस चाहिए। तो मैंने उसे भेज दिया किसी और के पास और उनसे वो सर्विस उठा ली। उन्होंने मुझे उतना काम उस पे करके दे दिया, उस कपड़े पे मुझे जो भी खास डिजाइन बनवानी थी मान लो, तो वो एक सर्विस हो गई जो मैंने अपने गुड्स के लिए ली। वो भी मैंने किस लिए ली? ताकि मैं रेवेन्यू अर्न कर सकूं। तो इस सब पे पैसा खर्चा हो रहा है ना, तो वो उसी को हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं बस। ओके, अब यहाँ आते हैं, देखते हैं कि एक्सपेंडिचर जो है वो दो टाइप्स का होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपसे इसके एग्जाम्पल्स पूछ पूछ के आपको ये लोग पागल कर देंगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लो बिजनेस के पास 3 लाख रुपीज है स्पेंड करने के लिए, ठीक है, वो कहीं भी स्पेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होगा? देखो, मान लो हमने कहाँ कहाँ देखा एक्सपेंडिचर। सबसे पहली चीज, 5,000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया मैंने, ठीक है। 20,000 रुपीज की सैलरी दे दी जो लोग मेरा काम करते हैं उनको। 10,000 रुपी का मैं फैब्रिक परचेज करके ले आई, और 5,000 रुपी के मैंने रेंट पे कर दिया। जहां पर भी मेरा ऑफिस सेटअप था, मान लो वो ओन्ड नहीं था मेरा अपना, वो मैंने रेंट पर लिया था, 5,000 रुपए रेंट दे दिया उसका। ठीक है, कुछ पैसे तो मैंने भैया, कुछ कितने हुए भैया, ये 40,000 रुपए हुए, ठीक, यहाँ पे स्पेंड कर दिए। बाकी का पैसा 1,60,000 रुपए मैंने कहाँ स्पेंड किया? 50,000 रुपी सुइंग मशीन खरीद ली एक, 60,000 रुपी का लैपटॉप खरीदा, 30 का फर्नीचर खरीदा, एंड 20,000 का मैंने अपना ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन, यानी कि क्लोजेट एंड क्रेडिट मेरा जो नाम है उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, अपना एक लोगो बनाया, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, 20,000 रुपया भैया उसमें घुस गया। तो अब पूरा 3 लाख रुपए स्पेंड हो चुका है। जरा इन दोनों खर्चों में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं अब। एक सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। देखो, सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स देखते हैं। ये जो है ना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनका क्या प्रॉपर्टीज है ये अब हम देखने जा रहे हैं। ये बेसिकली वो अमाउंट है जो हम स्पेंड करते हैं किस लिए? फॉर रनिंग माई डे टू डे ऑपरेशन स्मूथली। रोजमर्रा के अपने जो भी एक्टिविटीज है उनको आराम से मैं फुलफिल कर सकूं, इसलिए मैं ये वाले खर्चे करती हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल ताकि बिजली ना जाए इसलिए मैंने दिया। सैलरी, लोग जो है काम कर रहे हैं, जो वो काम छोड़ के भाग ना जाए, वो आराम से काम करते रहे जो कर रहे हैं, वो उसलिए मैंने सैलरी दी। या फिर फैब्रिक परचेज करके लाई ताकि मेरा काम स्मूथली रन कर सके, मैं कपड़े बनाकर बेच सकूं। रेंट पे करा ताकि उस जगह पर मैं स्टे कर सकूं, काम कर सकूं अपना। तो ये सभी खर्चे एक तरीके से आर फॉर रनिंग माई डे टू डे ऑपरेशन स्मूथली। टेलीफोन के एक्सपेंसेस मैंने पे करे होंगे, इंटरनेट बिल मैंने पे किया होगा इसी तरीके से। समझ आ रही होगी बात, है ना? कुछ लीगल एक्सपेंसेस, अपने सीए को पेमेंट किया होगा आईडीआर फाइल करने के लिए। ये सब इसीलिए है कि मेरा बिजनेस शांति से बिना किसी दिक्कत चलता रहे। अच्छा, जबकि आप यहाँ पर अगर देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ये सभी अमाउंट किस लिए करे गए हैं स्पेंड? टू परचेज और इम्प्रूव अ फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट की डेफिनेशन हमें अच्छी खासी तरीके से पता है क्या होती थी। टैंजिबल या इंटैंजिबल असेट कोई भी अगर मैंने खरीदा है तो वो फिक्स्ड असेट हुआ। तो सुइंग मशीन हो गई, या लैपटॉप हो गया, फर्नीचर हो गया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आप जानते हो ऊपर के ये तीनों जो है वो इंटैंजिबल, सॉरी टैंजिबल असेट है, ये टैंजिबल है, ये मेरा इंटैंजिबल असेट है ना? इनको खरीदने के लिए मैंने जो भी पैसे दिए वो फिक्स एसेट परचेज करने के लिए दिया। इन सभी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बात समझ आई? अच्छा, यहाँ तक आपको पहला पहला पॉइंट दोनों का समझ में आ गया होगा। एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉर परचेजिंग, अगर मुझे अपने असेट को इम्प्रूव भी करना है, अपने लैपटॉप को मुझे और मॉडर्नाइज करना है, उसमें और कुछ फीचर्स बढ़ाने हैं ताकि मैं अपने ऑर्डर्स जो हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास, उनको मैनेज करने के लिए मैंने एक लैपटॉप खरीदा है बिजनेस में। तो भाई उसको इम्प्रूव करना चाहती हूँ मैं, उसके कुछ फीचर्स बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं उसे क्या करूंगी? इम्प्रूव करना बोलूंगी फिक्स असेट को। उसके लिए जो पैसे दिए ना उसे भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे। जो फर्नीचर पड़ा हुआ था मेरे यहाँ, उसके जो शीट्स थे, उसके जो कवर्स थे, वो सब बेकार हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, तो मैंने उसे चेंज करवाया, इंप्रूव किया अपना एसेट, उसे भी मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूंगी। समझ आई बात? ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो इसलिए ही करे जा रहे थे ताकि मैं अपने ऑपरेशंस को डे टू डे स्मूथली रन कर सकूं। पर ये वाले जो खर्चे होते हैं ना, कैपिटल खर्चे, ये किस लिए होता है? टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। मेरी जो क्षमता है पैसे कमाने की वो बढ़ सके। कैसे? एक एक एग्जांपल से भी समझ लो आप।
सुइंग मशीन खरीदी थी मैंने, मान लो अब आगे 3 और सुइंग मशीन खरीद ली। अभी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, 3 और सुइंग मशीन से होगा क्या? मैं और कपड़े बना सकती हूँ जल्दी-जल्दी एंड उनसे मैं उन्हें सेल करके मैं अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकती हूँ। मेरे पास ज़्यादा पैसे आने लगेंगे अब। लैपटॉप मैंने 2 लोगों को पकड़ा दिया अपने ऑफिस में, ये लो इस पर तुम काम करो, इस पर तुम काम करो। ऑर्डर्स बेटर मैनेज कर सकती हूँ, अपनी कंपनी की बेटर वेबसाइट बना सकती हूँ एंड सब कुछ अच्छी तरीके से डिजिटलाइज़ वे में कर सकती हूँ। अगर मेरे पास 2 लैपटॉप हो जाते हैं तो, या बेटर फीचर्स मैं अपने लैपटॉप में कर लेती हूँ, तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाल दिया उसमें, ये सब कैपिटल खर्चे हैं। ठीक, ओके। अब फर्नीचर और डाल दिया मैंने ताकि और क्लाइंट्स आके बैठ सके, या फिर मैं और आराम से मेरे जो कारीगर हैं, लोग हैं, वो सब काम कर सके, उसको मैंने बेटर किया। ये सब कुछ इनडायरेक्टली मेरे सेल्स को बढ़ा रहा है एक तरीके से। ठीक है, चलो डिफरेंस समझ में आओगा पहले पॉइंट में कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, मैं और ज्यादा अर्न कर सकती हूँ इससे। लेकिन ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या कर रहा है, ये मेरी कैपेसिटी को मेंटेन कर रहा है। जिस लेवल पे आज हूँ उसी पर रहूं, इसलिए मैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स करती हूँ कि बिजली ना जाए, सैलरी पे कर दूं, एम्प्लॉय ना जाए, इस तरीके से। ठीक है, चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इस पे और डिटेल में मैं नहीं जा रही। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इनके जो बेनिफिट्स होते हैं ना, ये बहुत ही जल्दी एक्सपायर कर जाते हैं। यानी कि 1 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, 1 ही महीने आप यूज कर सकते हो। सैलरी पे करी, 1 ही महीने एम्प्लॉय की सर्विस यूज कर पाओगे। रेंट पे किया, 1 ही महीने स्पेस को यूज कर पाओगे। फैब्रिक परचेज किया, उसको एक ही बार आपने काम किया और फिर आप उस पर उसको सेल कर दिया आपने। तो इसके बेनिफिट्स जल्दी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, जनरली 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, लेकिन अगर इसे देखोगे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो इनका जो बेनिफिट है, इट लास्ट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। मशीन खरीदी या फिर लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा या फर्नीचर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, ये सब कुछ आपके पास 1 साल से ज्यादा के लिए ही रहने वाला है। कम से कम 4-5 साल तो रहेंगे ही रहेंगे मिनिमम, ये सारी चीजें। ठीक है, ये भी समझ में आया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली करे जाते हैं, लेकिन उनके अमाउंट जो होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से छोटे होते हैं। जरा इन आइटम्स को देखो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सैलरी, ये सब छोटे खर्चे हुए मेरे, उतना ज्यादा मेरा इस पे स्पेंड नहीं हो रहा है जितना कि मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे स्पेंड हो रहा है। हालांकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हर महीने जनरली ये करे जा रहे हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कई सालों में एक बार किया जा रहा है, तो ये लेस फ्रीक्वेंट है। जस्ट अ सेकेंड, ये जो है ये लेस फ्रीक्वेंट है, बट इनके अमाउंट जो है वो ज्यादा है। कोई भी लैंड खरीदने जाओगे तो किसी इंसान को सैलरी पे करने से ऑब्वियसली उसका अमाउंट ज्यादा होगा। बिल्डिंग खरीदने जाओगे, अमाउंट ज्यादा। लैपटॉप दोगे खरीदने जाओगे तो उसका अमाउंट ज्यादा होगा। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है कौन? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। बात करी ही मैंने आपसे, एक एक महीने का आपको बेनिफिट दे रहा है और फिर आप उसके लिए पैसे दे रहे हो, जबकि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं, यानी कि कई सालों तक आपके साथ में रहते हैं। और एक लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब उतने अच्छे से नहीं जानते हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं हमेशा। ठीक है, जबकि आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या करते हैं, असेट को क्रिएट कर रहे हैं। कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं करूंगी ना, तो उससे कोई ना कोई नॉन करेंट एसेट ही क्रिएट होता है। हमने नॉन करेंट एसेट की डेफिनेशन भी डिस्कस करी थी। तो इससे आपके नॉन करेंट एसेट क्रिएट हो रहे हैं। आपने एग्जांपल्स को जरा फिर से देखो, सुइंग मशीन, लैपटॉप, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? ये मेरे नॉन करेंट एसेट ही तो है। ये क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे एंड इनको आप हमेशा बैलेंस शीट में शो करते हो, असेट को। समझ आई बात? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पीएल में और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमेशा बैलेंस शीट में शो किया जाता है। आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। एक छोटा सा रिकैप भी ले लेते हैं जल्दी से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से खर्चे हैं? जो डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने में हेल्प करते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मोर फ्रीक्वेंट बट अमाउंट कम होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर लेस फ्रीक्वेंट, अमाउंट ज्यादा होता है जनरली। ठीक है, फिर इन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनका बेनिफिट जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा ही चलता है उनका बेनिफिट। एंड फाइनली शो कहाँ किया जाता है? पीएल अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से कोई भी आपका नॉन करंट एसेट नहीं बढ़ता, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपका नॉन करंट एसेट बढ़ते ही बढ़ते। ठीक है, आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी।
अच्छा जी, अब हम लोग आ जाते हैं एक बार डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, जिसका वादा मैंने किया था कि मैं इसका मीनिंग आपको समझाऊँगी। क्या होता है ना बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, बस एक ही चीज़ आपको इसके बारे में याद रखने लायक है, बाकी थोड़ा बहुत मीनिंग समझाती हूँ आपको इसका। इसका एक ही एग्ज़ाम्पल है एकमात्र, एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंस। आपसे पूछा जा सकता है एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंस किस टाइप का एक्सपेंडिचर है? इट इज़ अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू। कुछ तीसरे ही टाइप का बना दिया भैया। क्यों बनाया ये भी देख लो। डेफर्ड का मतलब होता है सबसे पहले तो डिलेड। ठीक है, जिसको डिले कर दिया गया हो। ये जो चीज है ना, ये ना ही पूरी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन पाया, ना कैपिटल एक्सपेंडिचर बन पाया, कहीं बीच में जाकर अटक गया। देखो कैसे। इसको माना तो जाता है कि ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है दैट इज रिसीव्ड इन मोर देन 1 ईयर। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना इसकी, ये वाली, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्रॉपर्टी हो गई, जबकि इसको मानते हैं रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू नेचर का क्यों मानते हैं? क्योंकि ये क्योंकि ये हेल्प कर रहा है मुझे मेरे डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने में, मेरी सेल्स को चलाने में मेरी हेल्प कर रहा है। मैं एड्स रन कर रही हूँ अगर टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में, अपने बुटीक के, तो मुझे हेल्प करेगा ना कि मेरे ऑपरेशन स्मूथली रन करें, मेरी सेल्स रन करती रहे। प्लस रेवेन्यू एक्सपेंस इसलिए भी इनको मानते हैं क्योंकि इनसे कोई ऐसा असेट क्रिएट नहीं होके दे रहा है। हमने देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर में नॉन करंट एसेट क्रिएट होता है, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी एडवर्टाइजमेंट, एड जब मैं दे रही हूँ, कोई ऐसा मेरे पास असेट क्रिएट होके नहीं दे रहा है ये। ना ही कोई टैंजिबल असेट क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई इनटैंजिबल असेट क्रिएट हो रहा है सच। इसीलिए इसको रेवेन्यू नेचर का माना जाता है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि ये भैया बेनिफिट जो मिल रहा है ना इसका, ये 1 साल से ज्यादा मिलता है। अगर आप कोई एड्स देखो आज की डेट में, तो क्या होता है, उसका एड रन करता रहता है, एंड हो सकता है कि आपने उसे अगले साल जाकर खरीदा। ठीक है, तो कई सालों तक उसका वो आपके दिमाग में चलता रहता है। पहली बार आपने अमूल का एड कहीं पर देखा होगा, और फिर आप आज तक शायद अमूल दूध खरीदते हो, तो वो एडवर्टीजमेंट कब करा होगा और उसका बेनिफिट आज तक उनको मिल रहा है। वो उस टाइम आपने एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में खरीदा, बट देन आपको उनकी क्वालिटी अच्छी लगी एंड यू कीप परचेसिंग इट नाउ। समझ आ रही है बात? तो बहुत पहले किया हुआ एडवर्टाइजमेंट उनको आज भी फायदा दे रहा है ना? तो ये कहीं बीच में आके अटक जाता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में बोला जाता है इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एकमात्र एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। बस इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको अभी के लिए। आगे इसका मेंशन आएगा तो हम इसकी डिटेलों में घुसेंगे। अपने फाइनल टॉपिक पे आ जाते हैं, रिसिप्ट्स। उसके पहले अगर आपको अभी तक का लेक्चर पसंद आया, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां पे आपको ये सभी नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप एक फिक्स टाइम पे क्लासेस कर सको, रोज आकर 1-1.5 घंटे आप अच्छी तरीके से पढ़ो, चीजों को रजिस्टर करो, क्वेश्चंस लगाओ, रोज होमवर्क लेके जाओ, तो डू ज्वाइन माई पेड बैचेस एज वेल। ठीक है, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, shrejulcb@gmail.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो। वैसे मैं सेम एनर्जी के साथ आपको पढ़ाती हूँ, चाहे मैं यूट्यूब की बात करूँ, चाहे मैं पेड बैचेस की बात करूँ, मैं फर्क नहीं करती हूँ। लेकिन डेफिनेट सी बात है यार कि वहां पर आपको एक रूटीन मिलता है ना? आप एक रूटीन में पढ़ाई करते हो जब, तो आपका वो हैबिट डेवलप होता है। रोज आप क्वेश्चंस लगाते हो, डाउट सॉल्विंग होती है, तो वो चीज अलग ही होती है। ठीक है, चलो। अब हम लोग बात करते हैं रिसीट्स की। एक्सपेंडिचर्स डिस्कस कर चुके हैं, अब क्या बात करनी है? पहले हमने देखा खर्चे क्या हो रहे हैं, अब ये देख रहे हैं कि हाथ में आ क्या रहा है। रिसीट की बात हो रही है, जो मिला वो रिसीट। ठीक है, अच्छा। डेफिनेशन भी देख लेते हैं। भाई वो अमाउंट जो हमने, जो बिजनेस ने रिसीव किया है, आइदर ड्यू टू द डे टू डे ऑपरेशंस। डे टू डे ऑपरेशंस मतलब अपनी सेल वगैरह करके, यानी कि जो भी सामान मैं सेल करती हूँ, मेरा बुटीक का बिजनेस है, मैं कपड़े सेल करती हूँ, वो ऑपरेशंस रन करके मेरे हाथ में पैसे जो आ रहे हैं वो, या फिर फ्रॉम नॉन रिकरिंग इवेंट से भी जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं वो भी। नॉन रिकरिंग इवेंट्स का मतलब क्या है वो भी अभी समझते हैं। चलो, इसमें भी यही दो पार्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, जिनका मतलब भी आप लगभग लगभग उसी तरीके से समझ सकते हो जैसे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ के आए हो। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? इट इज रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो डे टू डे मैं सेल कर रही हूँ, मेरा बुटीक का बिजनेस है, कपड़े सेल कर रही हूँ, गुड सेल कर रही हूँ, तो वो मेरा जो है वो मेरा रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। दैट इज इन माय नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो मेरा नॉर्मल बिजनेस है, उसी में जो सेल हो रही है वो ही हो गया।
मेरा रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, अच्छा। और या जरूरी तो है नहीं कि मैं गुड्स ही सेल करती हूँ, किसी का कंसल्टेंसी का बिजनेस हो सकता है। जो सीए इन प्रैक्टिस होते हैं वो क्या करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज ही तो प्रोवाइड करते हैं ना अपनी। तो सर्विस का बिजनेस है उनका, ना कि किसी गुड्स का। जब वो अपनी सर्विस देते हैं तो उसको भी आप रेवेन्यू रिसीट बोलोगे उनके लिए। ठीक है, स्टेशनरी वाले भैया कॉपी बेच रहे हैं, उसको आप रेवेन्यू रिसीट बोल सकते हो। या फिर आप, मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, आपसे पैसे ले रही हूँ, मुझे मेरे हाथ में जो आ रहा है वो रेवेन्यू रिसीट है। क्लियर? ओके। और एक तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो मिला सेल करके, जिस चीज में मैं डील करती हूँ उसकी सेलिंग करके जो मिला वो। दूसरा, फ्रॉम द यूज ऑफ अदर बिजनेस रिसोर्सेज। भैया ये अदर बिजनेस रिसोर्सेज क्या होता है, ये भी देखो। अदर बिजनेस रिसोर्सेज मतलब जैसे कि मेरे पास भैया बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ था, मैंने क्या किया, बैंक में जाकर उसकी एफडी करा दी। ये सब मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ, बिजनेस में बहुत एक्सेस कैश पड़ा था, एफडी करा दी जाके उसकी। उस एफडी पे मिलता है मुझे इंटरेस्ट। क्या ये इंटरेस्ट लेना मेरा बिजनेस का पार्ट है क्या? मतलब इसका धंधा तो नहीं है मेरा। मेरा एक्चुअल बिजनेस बुटीक बिजनेस है, कपड़े सेल करने का। इंटरेस्ट या एफडी कराने का मेरा एक्चुअल बिजनेस नहीं है। वो मुझे किस लिए मिल रहा है, बिकॉज मैंने एक रिसोर्स क्रिएट करा है, मैंने एफडी कराई है एक्सेस कैश से, उसके लिए मुझे वो इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये भी तो मेरी रिसीट हुई ना, इसको भी हम रेवेन्यू रिसीट मानते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी। या फिर मेरे ऑफिस में एक पोर्शन था जो खाली पड़ा हुआ था, मैंने कहा कि भाई खाली पड़ा है, इससे अच्छा इसको रेंट पे पकड़ा दो किसी को, तो अ, किराया आता रहेगा अच्छा खासा। तो मेरा एक्चुअल बिजनेस इज नॉट टू गिव प्रॉपर्टी ऑन रेंट। मेरा रियल एस्टेट का काम नहीं है, मेरा काम है बुटीक बिजनेस का। बट स्टिल मेरे पास रिसोर्स पड़ी थी, खाली लोकेशन पड़ी थी, मैंने उसको रेंट पे दे दिया, तो जो पैसा आया वो भी रेवेन्यू रिसीट। डिविडेंड रिसीव किया, कई बार मैंने इन्वेस्ट कर रखा था शेयर्स में, तो भाई वो शेयर्स में से मुझे जो डिविडेंड मिला वो भी अदर बिजनेस रिसोर्सेज से मिला ना मुझे। मेरे शेयर्स थे, मेरे पास इन्वेस्टमेंट था, वहां से मिला, उसको भी रेवेन्यू रिसीट में मान लूंगी। क्लियर? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से या फिर किसी भी और रिसोर्स से बिजनेस की अगर पैसे आ रहे हैं तो उसे रेवेन्यू रिसीट बोलोगे। ठीक है, ठीक है। अब ये जनरली रोजमर्रा में होते रहते हैं, ये रेवेन्यू रिसीट जो होते हैं। बात करें अगर, मतलब इनको हम बोल सकते हैं ये रेकरिंग होते हैं। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, जो आए दिन होता रहे, रीअकर होता रहे। क्लियर? उसी जगह कैपिटल रिसीट क्या होती है भाई, दिस इज एन अमाउंट विच इज रिसीव्ड अदर दैन द रेवेन्यू रिसीट। वाह, क्या ही कह दिया। मतलब अमाउंट रिसीव्ड अदर दैन रेवेन्यू रिसीट इज कैपिटल रिसीट। मैम हमारे यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं लिखा है। समझो, इतनी शानदार डेफिनेशन है। कुछ भी अमाउंट जो आपको रेवेन्यू रिसीट के अलावा रिसीव हुआ वो कैपिटल रिसीट है। इसका मतलब क्या है, समझो। कैपिटल रिसीट होती है नॉन रेकरिंग इवेंट से। नॉन रेकरिंग इवेंट से, जो आपका यहाँ पे नॉन रेकरिंग इवेंट लिखा है ना, वो कैपिटल रिसीट की बात है, एंड जो डे टू डे ऑपरेशंस लिखे हैं वो हमारी रेवेन्यू रिसीट की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा। अब समझो बात को, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैपिटल रिसीट क्या होता है। हाँ जी, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर। अब बात समझो, ये नॉन रेकरिंग इवेंट है, ये इतनी जल्दी जल्दी अगर नहीं होता। कैपिटल जो भी ओनर कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस में, वो कोई बहुत जल्दी जल्दी नहीं करता, कुछ बड़ी सी चीज के लिए ही कैपिटल डाला जाता है। वरना क्या होता है, एक बार कैपिटल डाला एंड नेट प्रॉफिट से उसके बाद काम चलता रहता है, कि हर साल प्रॉफिट कमाते रहते हैं एंड उससे कैपिटल बढ़ता रहता है। लेकिन ये क्या बात हो रही है कि अलग से जो ओनर है वो एक दिन घर से पैसा उठा के लेके आया एंड बिजनेस में उसने पैसा नया डाला, दैट विल बी कॉल्ड अ कैपिटल रिसीट। और ये रोजमर्रा में नहीं होता, जब तक कि कुछ स्पेशल नीड ना हो, कुछ बहुत बड़ा असेट नहीं खरीदना हो, तब तक ऐसा नहीं होता है। तो भाई कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अ रिसीट फॉर द बिजनेस बिकॉज बिजनेस हैज रिसीव्ड इट। तो ये जो है, एंड अदर देन रेवेन्यू रिसीट है, बिकॉज दिस इज नाइदर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ना ही ये किसी और बिजनेस रिसोर्स से मिला है, ये ओनर ने लाकर दिया है, मालिक ने दिया है, चुपचाप रख लो और कैपिटल रिसीट मान लो। क्लियर? ठीक है, तो फर्क देखते चलना, नॉन रेकरिंग इवेंट है ये। दूसरा देखो, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। भैया कुछ कुछ मंद मंद अगर याद आ रहा हो तो जरा ऊपर आओ और देखो यहाँ पे। जब हमने फिक्स्ड असेट्स की बात करी थी तो बड़े नाजों से मैंने आपको समझाया था, कहाँ चला गया वो लाइन। हाँ जी, यहाँ पे जो फिक्स्ड असेट होते हैं दे आर नॉट फॉर रीसेल। जरा देखो यहाँ पे इस लाइन को पढ़ो, दीज आर नॉट फॉर रीसेल। तो अब आप मैम यहाँ पे कह रहे हो कि कैपिटल रिसीट इज व्हेन वी आर सेलिंग आर फिक्स्ड असेट, तो आप कहना क्या चाहते हो?
मैं ये कहना चाहती हूँ बेटा, फिक्स्ड असेट जो होते हैं ना, उनको खरीदा ज़रूर इस इंटेंशन से जाता है कि मुझे इसे बेचना नहीं है, इससे अपने बिज़नेस में काम लेना है। मशीन, फर्नीचर, लैपटॉप इन सबको मैं बेचना नहीं चाहती। व्हेन आई एम इन अ बुटीक बिज़नेस, मैं इनसे काम लेना चाहती हूँ। बट कोई ऐसी स्थिति आ सकती है कभी कि ये फर्नीचर पुराना हो चुका है या ये मशीनरी पुरानी हो चुकी है, अब काम नहीं कर रही है। तो व्हेन आई एम गोइंग टू आई आई हैव टू सेल इट देन, राइट? फिर मैं उसका क्या करूंगी? तंबूरा थोड़ी बजाऊंगी बैठ के उसका, ठीक है? तो मैं उसे सेल ऑफ ही करूंगी। और उस केस की यहाँ पर बात हो रही है कि जब आप फिक्स्ड असेट को सेल ऑफ करते हो उस सिचुएशन में, कि व्हेन इट हैज बिकम स्क्रैप, इट हैज नो वैल्यू टू इट नाउ, या फिर हो सकता है कि उसकी कुछ वैल्यू हो भी आज की डेट में, लेकिन आप भाई चेंज करना चाहते हो उसे, आपको नहीं लग रही उसकी वैल्यू, हो सकता है वो काम करता हो अभी भी। इन एनी केस, whenever you are selling a fixed asset, it is going to be called a capital receipt. Why? Because this is a non recurring event. ना ही आप फिक्स असेट्स को जल्दी जल्दी खरीदते हो, ना ही आप उन्हें जल्दी जल्दी बेचते हो। ये वंस इन अ ईयर अकरेंस हो गया आपका, ठीक है? कई सालों में एक बार कुछ फिक्स एसेट बेचा तो बेचा, लैंड बेचा तो बेचा, बिल्डिंग बेची तो बेची, रोज नहीं बेच रहे हो आप, जब तक आपका वो करने का बिजनेस ना हो। और अगर आपका वही काम करने का बिजनेस है तब तो आप उसे गुड्स बोलोगे ना, फिक्स एसेट तो बोलोगे नहीं। क्या बोल दिया मैंने? बुटीक का बिजनेस है मेरा मेन काम, तो मेरे लिए गुड्स क्या है? मेरे जो कपड़े बनाकर मैं बेचती हूँ, उनको सेल किया तो रेवेन्यू रिसीट। पर बुटीक के बिजनेस में मैंने बिल्डिंग सेल कर दी, अपनी काम नहीं आ रही थी, सेल कर दी, तो वो मेरा कैपिटल रिसीट। क्लियर? लेकिन एक रियल एस्टेट वाला बंदा जो रियल एस्टेट में ही काम कर रहा है, उसके लिए जब उसने बिल्डिंग सेल करी ना, तो उसके लिए वो रेवेन्यू रिसीट होगी, क्योंकि वो गुड्स है उसके लिए, फिक्स्ड एसेट नहीं है उसके लिए वो। समझ आ रहा है कि नहीं? रजिस्टर हो रहा है कि नहीं? अगर हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मजा आ रहा है तो लेट मी नो। ठीक है? क्लियर हुआ? नॉन रेकरिंग इवेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैंने कोई लोन उठाया हुआ है बैंक से, अगेन दैट इज अ रिसीट। जो हाथ में आया वो रिसीट, जो मिला वो रिसीट। तो लोन भी तो मिला ही है ना, हाथ में आया मेरा लोन, तो उसको भी मैं यहाँ पर कैपिटल रिसीट मानूंगी। कोई भी रोज जा जाकर लोन नहीं लेता है। वंस इन वंस इन यू नो अ लॉट ऑफ इयर्स आप एक बार जाकर कहीं लोन लेते हो, जब आपको किसी बड़ी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तब आप लोन लेते हो। तो ये भी कैपिटल रिसीट है, नॉन रेकरिंग है। बहुत डिटेल में घुस के हमने समझ लिया है, ये तीनों एग्जांपल्स अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, पूछ सकता है एमसीक्यू वगैरह में। एंड रेवेन्यू रिसीट को और कैपिटल रिसीट को अब पहचानना आ गया होगा आपको। एक फाइनल पॉइंट जो डिस्कस करना है मुझे वो ये है कि कैपिटल रिसीट जब भी आपको रिसीव होती है, तो या तो वो आपके नॉन करेंट असेट को रिड्यूस करेगी, या फिर आपके नॉन करेंट लाइबिलिटी को वो इंक्रीज करेगी। ठीक है? इसका क्या मतलब है? देखो एग्जाम्पल से, अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ है बाय द ओनर, तो क्या हुआ है? इससे मेरा नॉन करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया, बिजनेस का लाइबिलिटी इंक्रीज होता है। दूसरी बात, अगर लोन लिया है बैंक से, तो कई सालों बाद जाके मुझे उसे लौटाना पड़ेगा। बैंक से कोई छोटे मोटे 2-3 हजार के लोन नहीं लिए जाते, करोड़ों के लोन लिए जाते हैं या लाखों के लोन लिए जाते हैं, जिन्हें एक ही साल में रिटर्न नहीं करते जनरली। तो नॉन करेंट जो है माना जाता है उसे। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी अगेन बढ़ गई। अगर लोन लिया आपने बैंक से, फिक्स्ड एसेट को सेल किया, तो पहले बिल्डिंग थी आपके हाथ में, तो आपके पास असेट था। अब क्या किया? बिल्डिंग को सेल कर दिया, तो वो बिल्डिंग माइनस में चली गई ना, खत्म हो गई वो, तो इट रिड्यूसेस योर नॉन करेंट एसेट। क्लियर हुआ? तो आप सभी एग्जांपल से इसको जोड़कर देख लो और इस बात को दिमाग में बैठा लो कि कैपिटल रिसीट का क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है? आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। इफ यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड लाइक जरूर करेगा वीडियो को और शेयर जरूर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है? अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, कीप रिवाइजिंग, जॉइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर द नोट्स। थैंक यू सो मच।